नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 22 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने पीजीटी हिंदी से संबंधित कुल 21 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है। उद्योतन सूरी हैं या फिर मेरुतुंग है या फिर दामोदर शर्मा है या फिर हेमचंद है। तो कुवलयमाला कथा के जो रचनाकार हैं वह है उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है या फिर फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजन परक रचना है। तो खुसरो की रचना खालिक बारी जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने या फिर शिव प्रसाद सिंह ने या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी ने। दोस्तों, यहाँ पर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक जो है किसने माना है, आनंद कुमार स्वामी जी ने माना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से माना गया है। बताइए आप लोग, सिंधी भाषा का विकास जो है अपभ्रंश की किस शाखा से माना गया है। ब्राचर अपभ्रंश से या फिर पैसाची अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राचर अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। डोंगरी नहीं है, संथाली नहीं है, बोडो नहीं है या फिर भोजपुरी नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है डोंगरी, संथाली और बोडो शामिल है, जबकि भोजपुरी शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है उसे हमें बताना है। अपमान में उपसर्ग नहीं है या फिर अपराध में उपसर्ग नहीं है या फिर अपयश में उपसर्ग नहीं है या फिर अपमति में उपसर्ग नहीं है। अपमान, अपयश और अपमति में जो है अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। सबरस के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग, सबरस के रचनाकार कौन है। मुल्ला वजही हैं या फिर कुतुब शाह हैं या फिर इंसा अल्लाह खां हैं या फिर सैयद हुसैन अली खां हैं। तो सबरस के जो रचनाकार हैं वह है मुल्ला वजही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, इनमें से कौन सी ध्वनि जो है संयुक्त व्यंजन है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक ध्वनि जो है संयुक्त व्यंजन है। तो वह है क्या, जो है संयुक्त व्यंजन है, जबकि आधा चा और पूरा चा जो है द्वित्वत व्यंजन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना इनमें से कौन सी है उसे हमें बताना है। तो रिठ, रेम चरियु और पौम चरियु जो है स्वयंभू की रचना है, जबकि भविष्यत्काहा जो है धनपाल की रचना है। रय कुमार चरियु जो है किसकी रचना है, पुष्पदंत की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर बच्चन सिंह का है या फिर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विद्यापति के संबंध में यह कथन जो है किसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, मुसलमान अनुयायी जो है कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का शिष्य मानते हैं, या फिर रज्जब का शिष्य मानते हैं, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य मानते हैं, या फिर नूर मोहम्मद का शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी जो है कबीर दास को जो है शेख तकी का शिष्य मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? लॉर्ड मैकाले के, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के, या फिर फादर कामिल बुल्के के, या फिर गिलक्राइस्ट के? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जिस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ उनका नाम था गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। संशयात्मा किस कवि की रचना है? बताइए आप लोग, संशयात्मा जो है किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी की है, कुंवर नारायण की है, या फिर ज्ञानेंद्र पथ की है, या फिर उदय प्रकाश की है? तो संशयात्मा जो है किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पथ की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है, एकांकी में अनुवृत्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र के, या फिर कार्य के, या फिर प्रक्रिया के, या फिर पताका के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्य के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है उसे हमें बताना है? तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अनुभाव का भेद है? निर्वेद है, व्रीड़ा है, या फिर उन्माद है, या फिर आहार्य है? तो अनुभाव की जो है 4 भेद होते हैं, वाचिक होते हैं, आंगिक होते हैं और सात्विक होते हैं। इसके अलावा जो है आहार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा होता है, लक्षणा होता है, व्यंजना होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है? तो वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीत काव्य है, प्रगति है, नाटक है, या फिर चंपू काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद कृत जो है उर्वशी जो है चंपू काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी ने दिया, भामा ने दिया, वामन ने दिया, या फिर आनंद वर्धन ने दिया? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य दोष की सबसे पहले परिभाषा जो है वामन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिढ़त जाए? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, भ्रातिमान अलंकार है, या फिर विशेषोक्ति अलंकार है, या फिर समासोक्ति अलंकार है? तो इस में जो है कौन सा अलंकार है? तो वह है भ्रातिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, शांत प्रिय द्विवेदी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या फिर मुकुटधर पांडे हैं? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, या फिर संस्मरण विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज जो है जीवनी विधा की रचना है। इसकी रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री जो है सुधा चौहान है। तो सुधा चौहान ने अपनी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है यह
मिला तेजी से तेज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, छायावाद जो है किसकी रचना है? देवराज की है, नामवर सिंह की है, या फिर रामविलास शर्मा की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो छायावाद पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? बताइए आप लोग, एक पत्नी के नोट्स जो है किसकी रचना है? ममता कालिया की रचना है, चित्रा मुदगल की रचना है, या फिर मंजूर भगत की रचना है, या फिर मोहरुनिसा परवेज की रचना है? तो एक पत्नी की नोट्स जो है किसकी रचना है? ममता कालिया की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? उसे हमें बताना है। जड़ती झाड़ी है, या फिर बीच बहस में है, या फिर परिंदे हैं, या फिर कब्बे और काला पानी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा का पहला कहानी जो संग्रह है वह है परिंदे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त का है, शंकु का है, भट्टनायक का है, या फिर भट्टलोलट का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का मत जो है भट्टनायक का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? बताइए आप लोग, स्वरभंग जो है किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक है, वाचिक है, आहार है, या फिर सात्विक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वरभंग जो है सात्विक अनुभाव है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र जो है सर्वनाग है? राजश्री नाटक का, या फिर स्कंदगुप्त नाटक का, या फिर जन्मेजय नाग यज्ञ नाटक का, या फिर विशाख नाटक का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाग जो है जिस नाटक का पात्र है वह है स्कंदगुप्त नाटक का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, उसे हमें बताना है। अंधा कुआं है, या फिर चिंदियों की एक झालर है, या फिर सच कहूँ तो, या फिर नेपथ्य राग? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिंदियों की एक झालर जो है नाटक जो है स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों नाटक जो है स्त्री समस्या से संबंधित नाटक हैं। ठीक है, चलिए हम लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? शांति मल्होत्रा की रचना है, मृणाल पांडे की रचना है, या फिर त्रिपुरारी शर्मा की रचना है, या फिर मीराकांत की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत हाजिर हो जिसकी रचना है उनका नाम है मीराकांत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, भगवती चरण वर्मा की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह जो काव्य पंक्ति है यह है भगवती चरण वर्मा जी का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। बात बोलोगी हम नहीं, भेद खोलोगी बात ही, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं, नागार्जुन है, शिव मंगल सिंह सुमन है, या फिर त्रिलोचन शास्त्री हैं? तो इस काव्य पंक्ति की जो रचनाकार है वह है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है? जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, हित हरिवंश हैं, या फिर रसखान हैं, या फिर मीराबाई हैं? तो इन काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या है? लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयता कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? भरत का है, या फिर अभिनव गुप्त का है, या फिर धनंजय का है, या फिर रामचंद्र गुरचंद का है? तो यह कथन जो है किसका है? भरत मुनि जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं।
रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। यह उक्त किसकी है। भवानी प्रसाद मिश्र की है, नरेंद्र शर्मा की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है। तो यह उक्त जो है किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। काव्य तु जयते जातु कश्चित प्रतिभावतः, यह उक्त किस आचार्य की है। भामा की है, दंडी की है, उद्भट की है, या फिर मम्मट की है। तो यह उक्त या कथन जो है किसका है, भामा का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्त किस आचार्य की है। आनंदवर्धन की है, या फिर मम्मट की है, या फिर क्षेमेंद्र की है, या फिर विश्वनाथ की है। यह परिभाषा जो है किसका है, आचार्य क्षेमेंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। बताइए आप लोग, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। तो यह जो है कालरिज का मत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। बताइए आप लोग, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, निराला का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। तो यह जो कथन है यह है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, उसे हमें बताना है। कारण माला नहीं है, या फिर माला दीपक नहीं है, या फिर एकावली नहीं है, या फिर काव्यलिंग नहीं है। तो श्रृंखला मूलक अलंकार जो नहीं है वह है काव्यलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली जो है उकार बहुला नहीं है, उसे हमें बताना है। खड़ी बोली नहीं है, ब्रज नहीं है, या फिर मुंदेली नहीं है, या फिर कन्नौजी नहीं है। तो ओकार बहुला जो है ब्रज है, कन्नौजी है और बुंदेली है। जबकि खड़ी बोली क्या है, खड़ी बोली जो है आकार बहुला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। बताए आप लोग, विज्ञान गीता जो है किसकी रचना है। केशवदास की है, भिखारी दास की है, सेनापत की है, या फिर पद्माकर की है। तो विज्ञान गीता के जो रचनाकार हैं वह है केशवदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। गीत गुंज किस कवि की रचना है। निराला की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, रामकुमार वर्मा की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो गीत गुंज के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो वह है निराला जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गीत गुंज के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अस्क है, या फिर रामकुमार वर्मा है, या फिर उदय शंकर भट्ट है, या फिर सुदर्शन है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, छाया नामक एकांकी के लेखक जो है वह है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है बदबू है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, या फिर गदर है, या फिर जानवर और जानवर है। तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है वह है जहाँ लक्ष्मी कैद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। बताइए आप लोग, इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। डॉक्टर नागेंद्र ने किया है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने किया है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, या फिर नामवर सिंह ने किया है। तो साधारणीकरण की व्याख्या जो है डॉक्टर नागेंद्र जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि जो है साधारणीकरण के प्रस्तोता जो है कौन है, भट्ट नायक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। बताइए आप लोग, श्लेष अलंकार जो है कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, या फिर 5 प्रकार की होता है। तो श्लेष अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम कौन सा प्रकाशन हुआ था। सिंह सेनापति का हुआ था, या फिर अलका का हुआ था, या फिर शेखर एक जीवनी का हुआ था, या फिर राम रहीम का हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है अलका उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। इसकी रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार जो है निराला है। यह जो है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है राम रहीम, यह जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। जबकि शेखर एक जीवनी जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है अज्ञेय हैं। सिंह सेनापति कब प्रकाशित हुआ था? तो यह जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था सिंह सेनापति। इसके रचनाकार जो है राहुल संकृतायन है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग सर्वप्रथम कौन सा प्रकाशित हुआ था? प्रतिध्वन हुआ था, या फिर आकाशदीप हुआ था, या फिर आधी हुआ था, या फिर प्रतिध्वन हुआ था। तो सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था वह हुआ था प्रतिध्वन। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। प्रतिध्वन दो जगह पे है। उसके बाद जो है आकाशदीप प्रकाशित हुआ, दोनों में है। तो आकाशदीप कब प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है आधी प्रकाशित हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। आधी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 ईस्वी में आधी प्रकाशित हुआ था। इंद्रजाल जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या है? निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जो है संप्रदाय दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित आचार्य दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए जो है भरत मुनि जो है किस संप्रदाय के आचार्य थे? तो वह थे रस संप्रदाय के। दंडी किस संप्रदाय के आचार्य थे? तो यह थे अलंकार संप्रदाय के। वामन जो है किस संप्रदाय के आचार्य थे? तो वह थे रीत संप्रदाय के। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य थे? तो वह थे ध्वनि संप्रदाय के। इसलिए 3, 4, 1, 2 जिसमें होगा वही सही होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या है? अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए आप लोग अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, या फिर मागधी से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली है, संस्कृत है, हिंदी है, या फिर अवहट है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम जो था वह था पाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। गोकुलनाथ की रचना इनमें से कौन सी एक है उसे हमें बताना है। तो गोकुलनाथ की जो रचना है वह है 84 वैष्णव की वार्ता। इसके अलावा इनकी एक और रचना है 200 वैष्णव की वार्ता। जबकि पवनचरी जो है स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है काव्यालंकार किसकी रचना है? बताइए आप लोग काव्यालंकार जो है किसकी रचना है? भामा का है, राजशेखर का है, दंडी का है, या फिर रुद्रभट्ट का है? तो काव्यालंकार के जो रचनाकार है वह है भामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है? इनमें से कौन सी रचना जो है लल्लू लाल की नहीं है उसे हमें बताना है। सिंहासन 32 जो है लल्लू लाल की रचना है। बैताल 25 लल्लू लाल की रचना है। लाल चंद्रिका भी जो है लल्लू लाल की रचना है। जबकि सुख सागर जो है लल्लू लाल की रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सुख सागर की जो रचनाकार है वह है मुंशी सदासुख लाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा उपन्यास जो है इलाचंद जोशी का है? सुनीता है, मुक्तिपथ है, या फिर सुखदा है, या फिर तेरी मेरी उसकी बात है? तो इलाचंद जोशी का जो उपन्यास है वह है मुक्तिपथ। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि सुनीता उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जैनेंद्र हैं। सुखदा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वह भी जैनेंद्र हैं। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक जो हैं वह हैं यशपाल।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? बता आप लोग, इनमें से कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, उसे हमें बताना है। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञेय, ये तीनों जो हैं मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, जबकि चतुर्सेन जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री जो है प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से कौन सा एक है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो वह है विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? बता आप लोग, इनमें से कौन सा एक काव्य जो है राम कथा पर आधारित है? भूमिजा है, कामायनी है, नीरजा है या फिर यशोधरा है? तो राम कथा पर आधारित जो काव्य है वह है भूमिजा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो है रघुवीर शरण मिश्र हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? बताइए आप लोग, नाटक को पंचम वेद किसने माना है? धनंजय ने माना है, भट्टनायक ने माना है, भरतमुनि ने माना है या फिर भानुदत्त ने माना है? तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि नाटक को पंचम वेद किसने माना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नाटक को पंचम वेद किसने माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? आगम वे पुराणे पाड़ी माण वहंत पंक्ति किसकी है? बताइए आप लोग, यह पंक्ति जो है किसकी है? सरहपा की है, कणहपा की है, सबरपा की है या फिर डोम्बिपा की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसकी है? कणहपा की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। खड़ भाषा पुराणांचा कुरान कथित मया भाषा के संबंध में यह पंक्ति जो है किस कवि की है? जगनिक की है या फिर नरपतनाल की है या फिर चंद बरदाई की है या फिर अब्दुल रहमान की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? चंद बरदाई का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजार ए हुस्न है या फिर गोशा ए आफिमत है या फिर चौगाने हस्ती है या फिर हम खुरमा व हम सबाब है? तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू जो शीर्षक है वह है बाजार ए हुस्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और या फिर बालमुकुंद गुप्त हैं? तो नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ इत्यादि के जो निबंधकार हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, उसे हमें बताना है। सज्जन है, राजश्री है या फिर कामना है या फिर विशाख है? तो बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो वह है सज्जन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या है? शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषा के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं या फिर कलात्मक वर्गीकरण कहते हैं या फिर प्रभाव आधारित वर्गीकरण कहते हैं या फिर आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, दूसरा दरवाजा जो है किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है या फिर गीत नाट्य है या फिर कहानी है? तो दूसरा दरवाजा जो है नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा दरवाजा नाटक के जो नाटककार हैं वह है लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रचना जो है आत्मकथा है, उसे हमें बताना है। बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है आत्मकथा है?
मैं आईना हूँ है, या फिर पहला पड़ाव है, या फिर मेरे साथ जन्म है, या फिर आत्मदाह है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरे साथ जन्म जो है आत्मकथा विधा की रचना है। इसके आत्मकथाकार कौन है? वह है हंसराज रहबर। चलिए हम लोग इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या है? रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? बताइए आप लोग। पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना रसगंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की है, औरंगजेब की है, या फिर अकबर की है, या फिर बाबर की है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने जो है शाहजहां की प्रशंसा की है अपनी रचना में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। बताए आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सर्वप्रथम इन्होंने कौन सा लिखा है? नील देवी लिखा है, या फिर सती प्रताप लिखा है, या फिर अंधेर नगरी लिखा है, या फिर भारत दुर्दशा लिखा है? तो इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा लिखा था? भारत दुर्दशा सर्वप्रथम लिखा था। कब लिखा था? 1980 ईस्वी में। उसके बाद जो है नील देवी लिखा है। नील देवी कब लिखा था इन्होंने? 1881 ईस्वी में, और 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा को लिखा। अंधेर नगरी को कब लिखा? अंधेर नगरी को जो है 1881 में लिखा। और सती प्रताप को जो है 1882 ईस्वी में लिखा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताए आप लोग सर्वप्रथम इन्होंने कौन सी रचना लिखा? गुंजन लिखा, पल्लव लिखा, या फिर युगांत लिखा, या फिर पल्लव दो जगह है? तो इन्होंने सर्वप्रथम कौन सी रचना लिखा? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है पल्लव लिखा। पल्लव दो में है। उसके बाद कौन सा लिखा? उसके बाद गुंजन लिखा। गुंजन भी दोनों में है। उसके बाद कौन सा लिखा? उसके बाद इन्होंने युगांत लिखा। उसके बाद ग्राम्य लिखा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पल्लव इन्होंने 1928 में लिखा। गुंजन जो है 1932 में लिखा। युगांत कब लिखा? युगांत जो है 1936 में लिखा। जबकि ग्राम्य जो है 1940 ईस्वी में लिखा था। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या है? निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकोकारों के साथ मिलान करना है। बताइए आप लोग। हनुष नाटक के नाटककार कौन है? तो हनुष नाटक के नाटककार जो है भीष्म साहनी है। दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है? तो वह है जगदीश चंद्र माथुर है। पैरों तले की जमीन के नाटककार कौन है? तो वह है मोहन राकेश हैं। तिलचट्टा के नाटककार कौन है? तो आप लोगों को पता ही होगा, तिलचट्टा नाटक के नाटककार जो है मुद्रा राक्षस हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या है? निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जो है संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित संस्थापक दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्या है? प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? बताए आप लोग। प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्यकृति है? रसखान की है, नागरीदास की है, आलम की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। अनग नाटक किस कवि के द्वारा लिखा गया है? बताइए आप लोग। अनग नाटक जो है किसका नाटक है? भारतेंदु का है, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है, या फिर सुमित्रानंदन पंत का है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है? तो अनग नाटक के जो नाटककार है वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है, या फिर इंसाअल्लाह खां की रचना है, या फिर सदल मिश्र की रचना है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो प्रेम सागर की जो रचनाकार है वह है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 क्या है? आत्मनिरीक्षण
के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं या फिर गुलाब राय हैं या फिर हरिभाऊ उपाध्याय हैं या फिर सेठ गोविंदास हैं? तो आत्मनिरीक्षण के लेखक जो है वह है सेठ गोविंदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? मौलवी महेश प्रसाद हैं या फिर राहुल संकृतायन है या फिर शिव प्रसाद गुप्त हैं या फिर सत्यदेव परिव्राजक हैं? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के जो लेखक हैं वह है शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? मतलब लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का नहीं है? सुहाग का नुपुर नहीं है, मानस का हंस नहीं है, भूले बिसरे चित्र नहीं है या फिर बुध और समुद्र नहीं है? तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वह है सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और बुध और समुद्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र जो है किसका उपन्यास है? यह है भगवती चरण वर्मा का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है सुरेंद्र शर्मा का नहीं है, उसे हमें बताना है। बता लोग, इनमें से कौन सा एक नाटक जो है सुरेंद्र शर्मा का नहीं है? एक दूनी एक है या फिर मादा कैक्टस है या फिर सेतुबंद है या फिर कैद ए हयात है? तो एक दूनी एक, सेतुबंद और कैद ए हयात जो है सुरेंद्र शर्मा का नाटक है, जबकि मादा कैक्टस जो है सुरेंद्र शर्मा का नाटक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके नाटककार कौन है मादा कैक्टस के? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल संकृतायन का नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है राहुल संकृतायन का नहीं है? सिंह सेनापति नहीं है या फिर जय योधेय नहीं है या फिर दिवोदास नहीं है या फिर व्यतीत नहीं है? तो सिंह सेनापति, जय योधेय और दिवोदास जो है राहुल संकृतायन का उपन्यास है, जबकि व्यतीत जो है इनका उपन्यास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यतीत उपन्यास के लेखक जो है वहाँ हैं जैनेन्द्र कुमार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर अज्ञेय हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो इन काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। कंठोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? बता आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है कंठोष ध्वनि का उदाहरण है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, और जो है कंठोष ध्वनि का उदाहरण है, जबकि आपका जो है कंठ ध्वनि का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताए आप लोग, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी अवधी है या फिर ब्रज बाघेली है या फिर छत्तीसगढ़ी बांगरू है या फिर खड़ी बोली और बुंदेली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म जो है वह है खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, पद कहा जाता है या फिर समास कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? बताइए आप लोग, भाषा काव्य संग्रह जो है किसकी काव्य कृति है? महेश दत्त शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर देवी दत्त शुक्ल की है या फिर श्याम बिहारी मिश्र की है? तो भाषा काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वह है महेश दत्त शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्ट मार्ग रहस्य है या फिर आनंद भाष्य है या फिर अणुभाष्य है या फिर सृष्टि रहस्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह है अणुभाष्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां है? बताए लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? सूरदास की है, रहीम की है, गंग कवि की है या फिर नरोत्तम दास की है? तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यह काव्य पंक्ति जो है नरोत्तम दास की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बताए आप लोग, तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे या फिर नरेहारानंद थे या फिर रामानुजाचार्य थे या फिर हनुमत शास्त्री थे? तो तुलसीदास के जो गुरु थे वह थे नरेहारानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? बताए आप लोग, कवित रत्नाकर जो है किस कवि की कृति है? केशवदास की है, भिखारी दास की है, पद्माकर की है या फिर सेनापति की है? तो कवित रत्नाकर की जो रचनाकार है वह है सेनापति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? बताए आप लोग, उत्तर कबीर नामक कविता जो है किस कवि की है? केदारनाथ सिंह का है, अशोक वाजपेयी का है, कुंवर नारायण का है या फिर ज्ञानेंद्र पति का है? तो उत्तर कबीर नामक कविता के जो लेखक है वह है केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है उसे हमें बताना है? अवधी का नहीं है या फिर मगही का नहीं है या फिर भोजपुरी का नहीं है या फिर मैथिली का नहीं है? तो बिहारी हिंदी से संबंध जो बोली है वह है मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, जबकि अवधी का पूर्वी हिंदी से संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं या फिर गणपत चंद्र गुप्त हैं? तो हिंदी साहित्य का अतीत के जो लेखक हैं वह हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? बताइए आप लोग, दोहा या दूहा जो है मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत भाषा का छंद है या फिर अपभ्रंश भाषा का छंद है या फिर हिंदी का छंद है या फिर संस्कृत भाषा का छंद है? दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश भाषा का छंद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है, गुरु नानक है, कबीर दास है या फिर रैदास है? तो बताइए आप लोग, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो वह है गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है उसे हमें बताना है? तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास नहीं है, कृष्णदास नहीं है, छीत स्वामी नहीं है या फिर ध्रुवदास नहीं है? तो अष्टछाप के इनमें से जो कवि हैं वह है कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं और छीत स्वामी हैं, जबकि ध्रुवदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुम नीके दुष जानत गया, चली कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, नंद दास हैं या फिर परमानंद दास हैं? तो बताइए आप लोग, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इन काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं कुंभन दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित का रचनाकार है? बताइए आप लोग, हनुमान चरित जो है किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है, अग्रदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है या फिर रायमल पांडे की रचना है? तो हनुमान चरित के रचनाकार कौन है? तो वह है रायमल पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? बताइए आप लोग, ललित ललाम जो है किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का है, भूषण कवि का है या फिर पद्माकर का है या फिर मतिराम का है? ललित ललाम के जो रचनाकार हैं वह है मतिराम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल कर जानव है,
ये काव्य पंक्ति किसकी है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है या फिर द्विजदेव की है? तो इन काव्य पंक्ति के जो रचनाकार है वह है ठाकुर जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 क्या है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है, उसे हमें बताना है। प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नहीं है, या फिर बालकृष्ण भट्ट नहीं है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। तो भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं वह है प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के बाहर के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। रस कलश किसकी रचना है? बताए रस कलश जो है किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, हरिऔध की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो रस कलश के लेखक जो है कौन है? हरिऔध है। कौन है? हरिऔध की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 क्या है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना गया है? बताए आप लोग इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना गया है? मित्रों मरजानी को माना गया है, या फिर कठगुलाब को माना गया है, या फिर आवा को माना गया है, या फिर चाक को माना गया है? तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मित्रों मरजानी को माना गया है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मित्रों मरजानी जो है किसका उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का कौन सा नाटक है? बताइए आप लोग, दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक शंकर शेष का कौन सा है? तो वह है एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त से, या फिर ध्रुवस्वामिनी से, या फिर स्कंदगुप्त से, या फिर राजश्री से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। बताइए आप लोग ठेठ कहानी जो है किसकी है? बताइए आप लोग ठेठ कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञेय हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, अमरकांत हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? तो ठेठ कहानी के कहानीकार जो है वह है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है, उसे हमें बताना है। भाषा, ऑप्शन ए है भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह जो कथन किसका है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत जी का। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्त होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है निराला का है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वह है अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है, यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो भीष्म साहनी ने कुल 6 नाटक लिखा था। पहला लिखा था हनुष 1977 में, दूसरा लिखा था कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, तीसरा लिखा था माधवी जो है 1984 में, चौथा लिखा था मुआवजे 1993 ईस्वी में, उसके बाद रंग दे बसंती चोला जो है 1998 ईस्वी में लिखा था, जबकि आलमगीर जो है 1999 ईस्वी में लिखा था। इसलिए हनुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीर जो है यही सही क्रम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। तो इसमें जो सर्वप्रथम होगा वह होगा काव्यादश। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है दंडी है, या 7वीं सदी की रचना है। उसके बाद जो है ध्वन्यालोक लिखा गया, इसके रचनाकार जो है आनंदवर्धन है, यह जो है 9वीं सदी की रचना है। उसके बाद जो है
काव्य मीमांसा लिखा गया, इसकी रचनाकार जो है राजशेखर है। यह जो है 10वीं सदी की रचना है। उसके बाद जो है साहित्य दर्पण लिखा गया, इसके रचनाकार आप लोगों को पता होगा, इसकी रचनाकार जो है विश्वनाथ है। यह जो है 14वीं सदी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म जो है अघोष ध्वनि है उसे हमें बताना है। आप लोग इनमें से कौन सा एक युग्म जो है अघोष ध्वनि है, तो वह है पा और फा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृत कौन सी है उसे हमें बताना है। बताए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है रामदहिन मिश्र की है, तो वह है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के रीतकाल का श्रृंगार काल नाम किस विद्वान ने दिया या फिर किस इतिहासकार ने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया? तो रीतकाल का नाम जो है श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? वह दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक सुकी के द्वारा किया गया है? बताएं आप लोग किस रासो काव्य का कथा का वर्णन जो है सुक सुकी के रूप में किया गया है? पृथ्वीराज रासो का, या फिर कीर्ति पताका का, या फिर विशाल देव रासो का, या फिर खुमार रासो का? तो सुक सुकी के द्वारा किया गया जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 क्या है? संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रश्न और किस पंथ में हुआ है? सिद्ध में हुआ है, जैन में हुआ है, नाथ पंथ में हुआ, या फिर सखी संप्रदाय में हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाथ पंथ में हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? बताए आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो वह होता रहा है छेदन के अर्थ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? बताए आप लोग इनमें से कौन एक जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विष्णु स्वामी है, या फिर निम्बारकाचार्य है, या फिर हित हरिवंश है, या फिर माधवाचार्य हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है वह है माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 क्या है? निम्नलिखित में से ज्ञानदीप की रचनाकार कौन है? बताए आप लोग ज्ञानदीप जो है किसकी रचना है? उस्मान कवि की है, कासिम शाह की है, नंदास की है, या फिर शेख नबी की है? तो ज्ञानदीप की जो रचनाकार है वह है शेख नबी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है? कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मने मन ते मंद मंद मुस्कान। यह उपयुक्त काव्य किस रचनाकार की है? नंददास की है, मीराबाई की है, रहीम की है, या फिर रसखान की है? तो यह काव्य पंक्ति किसका है? तो यह काव्य पंक्ति जो है रहीम दास जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या है? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है, कबीर दास की है, तुलसीदास की है, या फिर जयसी की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? यह है तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 क्या है? हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? बताओ आप लोग यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस कवि के संबंध में है? कबीर दास के संबंध में, जायसी के संबंध में, रहीम दास के संबंध में, या फिर रसखान के संबंध में? यह कथन जो है जायसी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 क्या है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है?
बताइए आप लोग, भिखारीदास ने अपने एक रचना काव्यनेडा में किसका विवेचन किया है? तो इन्होंने सर्वांग विवेचन का विवेचन किया है, सर्वांग का विवेचन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास है? बताए आप लोग, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो वह है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? बताए आप लोग, जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? मानवीय कहेंगे, अमानवीय कहेंगे या फिर अपौरुषेय कहेंगे या फिर कोई नहीं? जो मानवता के विरुद्ध हो उसे जो है अमानवीय कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। सफेद झूठ होने का क्या अर्थ होता है? बताइए आप लोग, सफेद झूठ होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पूर्णतः असत्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्णतः असत्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 क्या है? सर्व शब्द का सर्वायोह रूप किस विभक्ति वचन का है? तृतीय एक वचन या फिर चतुर्थी द्विवचन या फिर षष्ठी द्विवचन या फिर पंचमी बहुवचन? तो सर्व शब्द का सर्वायोह रूप जो है षष्ठी द्विवचन का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका सही अनुवाद क्या होगा? बताए आप लोग, इसका सही अनुवाद क्या होगा? किसका? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका संस्कृत अनुवाद जो होगा वह होगा कविषु कालिदासा श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।